सवाल मेरा एक दर्शक का था, एक्चुअली दो दर्शक है हमारे, संगीता लोहिया और पवन शर्मा। संगीता जी जानना चाह रही हैं क्या सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, और पवन शर्मा जो है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों ईटीएफ्स के लिए जानना चाह रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए अभी या थोड़ा रुक जाएं। देखिए, मेरा एक आंसर इसमें ऐसा रहेगा कि मैं खुद काफ़ी टाइम से ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप गोल्ड और सिल्वर कॉम्बिनेशन में जाइए। या तो आप सिर्फ गोल्ड में जाइए या तो गोल्ड और सिल्वर कॉम्बिनेशन में जाइए। आप सिर्फ सिल्वर को ना लीजिए, क्योंकि देखिए सिल्वर बहुत ही रिस्क होता है, काफ़ी वॉलेटाइल होता है कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड जैसे आप दिव्या बता रहे थे, सही कहा आपने कि वो डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने में काम आता है गोल्ड। तो मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप दोनों को ले रहे हो, बट ऐसे फंड चूज करिए जहाँ पे दोनों का एक्सपोजर आपको मिल रहा हो। चलिए, अगर गोल्ड की बात कर रहे हैं, एक बार गोल्ड ईटीएफ्स की यहाँ पर हम लोग रिटर्न्स भी देख लेते हैं पिछले एक साल में कैसे कैसे रिटर्न्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे नंबर 1 पर यहाँ पर ज़ेरोधा का गोल्ड ईटीएफ है जिसने 53.23% के रिटर्न दिए पिछले एक साल में। उसके बाद है टाटा का गोल्ड ईटीएफ, 53% के रिटर्न इसने भी लगभग दिए हैं। लगभग सारे ही अगर आप देखें तो 52 से 53% के यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। लेकिन टॉप 5 में ICICI प्रूडेंशियल भी है, उसके बाद UTI का गोल्ड ईटीएफ है, उसके बाद है ईडलवाइस का गोल्ड ईटीएफ। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब 90% तक के रिटर्न गोल्ड ईटीएफ्स यहाँ पर देते हुए दिखे थे। चलिए खैर, वो पुरानी बात हो गई। लेकिन सर, अब क्या लग रहा है कि गोल्ड ईटीएफ्स आगे अगर कोई निवेशक करता है तो कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स की उम्मीद के साथ वो यहाँ पर निवेश की अपनी जो स्ट्रैटेजी बना सकता है? देखिए, कितने रिटर्न्स आएंगे अभिषेक, वो तो मैं नहीं कहूँगा, पर मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि जो पहले रिटर्न्स आए हुए हैं कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले, वो रिटर्न्स देखकर निवेश मत करिए। आपके पास अगर यहाँ से 3 से 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है तो डेफिनेटली निवेश करिए। एलोकेशन कितना करना है, सो 5-10% करना है, और अगर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव और होना है कमोडिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप 15% तक जा सकते हैं। डिप में निवेश करना काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। SIP पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कॉम्बिनेशन लेंगे सिल्वर और गोल्ड का तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे व्यूअर कह रहे हैं मुझे भी लमसम ही निवेश करना है इंटरनेशनल ईटीएफ्स में, और अगले वीडियो में जो है टेक सेक्टर पर भी आप डिस्कस कीजिएगा। बिल्कुल सर, आपने कह दिया, ये टॉपिक मैंने नोट कर लिया, इसी पर हमारा अगला शो होने वाला है। सर, अगर न्यू इन्वेस्टर्स की बात करें, गोल्ड और सिल्वर पर लगातार हम लोग पिछले घंटे से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल नया निवेशक है जिसने ना तो तब निवेश किया जब ऑल टाइम हाई पर गोल्ड और सिल्वर पहुंचे हुए थे, ना अभी तक उसने निवेश किया है, अब क्या करे नया निवेशक? क्या गोल्ड और सिल्वर में एंट्री करने के लिए उसके लिए सही समय है, ईटीएफ के थ्रू जाता है अगर तो? डेफिनेटली सही समय है, क्योंकि काफ़ी फॉल्स देखकर आया है, राइट। और यहाँ से ये संभलेगा, गिरेगा तो भी कितना गिरेगा ये डेफिनेटली एक चर्चा का विषय है। और थोड़ी देर पहले अंकित जी बता भी रहे थे कि ज़्यादा फॉल नहीं दिख रहा है उनके टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि जिस तरह के कंसर्न्स आए थे और जिस तरह से मार्केट गिरा गोल्ड और सिल्वर का, कुछ हद तक जैसे इक्विटी में भी थोड़ा सा ग्रोथ देखने मिला है, सिमिलरली रिकवरी इतनी नहीं आई है, बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट में कहीं ना कहीं अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं। तो यहाँ से एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट है, डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। और अगर सिल्वर कहीं पे भी दिमाग में है कि सिल्वर में भी करना है तो गोल्ड और सिल्वर कॉम्बिनेशन लीजिए, सिर्फ सिल्वर में मत जाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है निवेशकों को। सर, वैसे नए निवेशक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उनको कहाँ एंट्री करनी चाहिए? सिल्वर में यहाँ पर नई एंट्री करनी चाहिए कि आप गोल्ड इज अ बेटर बेट यहाँ पर, मतलब अवॉइड करें सिल्वर को शुरुआत में? एब्सोल्युटली, गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू सिल्वर अगर नए निवेशकों को निवेश करना है तो। ओके, ठीक है। सर, अगर जैसे हम लोग मल्टी एसेट एलोकेशन की भी यहाँ पर चर्चा होती है, कई बार जब गोल्ड और सिल्वर की यहाँ पर बात आती है, और पिछले एक साल में उसने कमाल के यहाँ पर रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने। जिस किसी को यहाँ पर एंट्री करनी है गोल्ड और सिल्वर में, और प्लस स्टॉक का भी थोड़ा सा चाहिए, तो क्या मल्टी एसेट इज अ बेटर ऑप्शन, या फिर वो अलग अलग इक्विटी में जाए और कमोडिटी के लिए अलग यहाँ पर फंड चुने? 2 साल से हम जैसे लोग चीख कर कह रहे हैं कि मल्टी एसेट एक ऐसी कैटेगरी है जो पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। उसके भी कुछ रीजंस है। देखिए, कंजर्वेटिव अप्रोच भी है, एग्रेसिव अप्रोच भी है। जब हम कहते हैं कि भाई 5-10-15% के आसपास का एलोकेशन रखना चाहिए, तो आप अगर अपने तरीके से वो नहीं कर पाते हैं तो आपको मल्टी एसेट वो रिस्ट्रिक्शन देता है, जो उसको पता है, फंड मैनेजर को पता है कि कितना एलोकेशन देना चाहिए, कब कम करना चाहिए, कब बढ़ाना चाहिए, राइट। हम एज एन, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी को रेकमेंडेट कर रहा हूँ, राइट, तो मेरी भी लिमिटेशन है कि भाई मैंने तो कह दिया, पर उसने कितना माना वो थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। फंड मैनेजर को पता है कि कब तक मुझे कितना एलोकेशन किस में रखना है, तो वो मल्टी एसेट अच्छे से कर देता है। फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं
सेम चीज़ इक्विटी में भी लागू होती है, डेट में भी लागू होती है और दूसरे एसेट क्लास में भी होती है। तो आपके पास ओवरऑल एक ऐसा फंड होना चाहिए जो आपको कुशन दे, जो आपको डाउनसाइड प्रोटेक्ट दे। 25 में देखें तो मार्केट, इक्विटी मार्केट में और म्यूचुअल फंड में भी देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स थे, बट मल्टी एसेट ही एक ऐसा एसेट क्लास वाला फंड था जिन्होंने डबल डिजिट रिटर्न्स दिए। डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर की भूमिका उसमें थी, पर ओवरऑल अगर देखें तो मेरे पोर्टफोलियो को कम गिरने में वो पर्टिकुलर कैटेगरी ने मुझे बचा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टी एसेट कैटेगरी आपके लिए एक अच्छी बेट जो है यहाँ पर साबित हो सकती है। एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मोहित यादव जी, बहुत ऐसे सवाल भेजा हुआ है मोहित जी ने। सर ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड या फिर एक्टिव फंड, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरी में से कहाँ इंडेक्स फंड बेहतर हो सकता है और कहाँ पे एक्टिव फंड का चुनाव बेहतर हो सकता है? देखिए, दर्शकों को पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप ये ऐसे सवाल पूछते हैं, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं आपका एक रिस्क प्रोफाइलिंग होता है, आपके एक जो भी कंसर्न्स होते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप पोर्टफोलियो को बनाइए। रही बात लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिव स्ट्रेटेजी या इंडेक्स स्ट्रेटेजी या पैसिव स्ट्रेटेजी जिसको हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप मेरे हिसाब से जितना मैंने समझा है और जिस तरह से फंड मैनेजर के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है, एक्टिव स्ट्रेटेजी अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में आप कर सकते हैं। बट जब बात आती है लार्ज कैप की, तो मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड होना काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इंडेक्स और लार्ज कैप में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी फंड मैनेजर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं और ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं। तो इंडेक्स स्ट्रेटेजी आप लार्ज कैप से करिए, एक्टिव स्ट्रेटेजी आप मिड और स्मॉल से करिए। सर गोल्ड और सिल्वर रेशो की भी यहाँ पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। मतलब जब हाई पे गया था सबसे ज़्यादा, मतलब जनवरी के एंड में, तब मेरे ख्याल से 48 के अराउंड ये चला गया था, बहुत नीचे आ गया था। मतलब गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी जो है वो मेंटेन्ड 58 के अराउंड यहाँ पर अभी चल रहा है। क्या लग रहा है सर, ये जो अभी रेशियो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको क्या लगता है अभी? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप रख सकते हैं, बट कॉशियसली है। यानी आपको जैसे डीप में आपको बाई करना चाहिए, आपको एज अ SIP बाई करना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी अगर रहेगी तो मुझे लगता है कि अच्छी होगी, और ये इंडिकेट भी यही कर रहा है। ठीक है सर। एक चीज़ और सर, जब अभी मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी पर हमारी चर्चा हो रही थी, तब एक सवाल मेरे मन में आया। सर कई बार हमारे पास पोर्टफोलियोज आते हैं जहाँ पर एक दर्शक है हमारे, उन्हीं का ऐसा पोर्टफोलियो है और उनका सवाल भी रहता है, उनके पास अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि अलग अलग कैप्स का एक्सपोजर उन्हें दे रहा है, लार्ज कैप का भी दे रहा है, मिड कैप का भी, स्मॉल कैप का भी, और दूसरा जो फंड है वो मल्टी एसेट फंड है जो अलग अलग एसेट क्लासेस का भी एक्सपोजर दे रहा है। क्या सर किसी निवेशक के लिए केवल ये 2 फंड अगर वो रखता है अपने पोर्टफोलियो में, वो इनफ है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए, फ्लेक्सी कैप भी डाइवर्सिफाइड फंड है और मल्टी एसेट फंड भी डाइवर्सिफाइड है, बट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज़्यादा है ना। आप एक ही फंड के ऊपर बैट लेकर नहीं चल सकते। क्या हुआ अगर वो पर्टिकुलर फंड का फंड मैनेजर बीच में से चला गया, उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, तो आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होगा। इसीलिए हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट फंड्स की स्ट्रैटेजी बनाइए, डिफरेंट कैटेगरीज के फंड्स लीजिए। 6 से 7 फंड में आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। शुरू में आपके पास कम पैसे हैं तो शुरू से कम से शुरू करिए, पर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप कैश फ्लो आपका ज़्यादा डिमांड करेगा कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो डिफरेंट फंड्स को जोड़िए, डिफरेंट कैटेगरीज को जोड़िए, बट एक संतुलन बनाने का बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। 2 ही फंड मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। हालांकि रिटर्न्स देगा, नहीं देगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर क्या होगा कि आप बाकी फंड्स के साथ कंपेयर करने लगेंगे, अरे उस फंड ने तो इतना रिटर्न दिया तो मेरा एक फंड ने ऐसा रिटर्न क्यों दिया, क्योंकि वो पर्टिकुलर फंड ने उस तरह से रिएक्ट किया, वो पर्टिकुलर फंड ने उस तरह से पोर्टफोलियो को चेंज किया, हालांकि दूसरे फंड ने प्रोएक्टिवली शायद से चेंज किया होगा। तो अलग अलग फंड मैनेजर के फंड्स को आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। ओवरऑल 5, 6, 7 फंड का आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, बट एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स नहीं होने चाहिए, एक ही AMCs के मल्टीपल फंड्स भी नहीं होने चाहिए। आपको संतुलन और बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अलग अलग AMC और अलग अलग कैटेगरी के फंड आपको लेके जाने। एक चीज और सर, आपने बोली कि फंड मैनेजर, व्हाट इफ अगर फंड मैनेजर एग्जिट कर जाता है तो जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं, सर ऐसी स्थिति में हमारे फंड पर असर क्या पड़ता है? लाइक मैं एक ग्राउंड लेवल निवेशक हूँ, उतनी रिसर्च की भी नॉलेज नहीं है कि कौन फंड मैनेजर है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देख लिया कि अभी मेरे फंड को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सर अगर आगे जाके फंड मैनेजर जब कोई भी फंड को छोड़ता है, कोई AMC को छोड़ता है,
एक ग्राउंड लेवल निवेशक के फंड पर जो है क्या असर पड़ता है उसका? देखिए दिव्या, इसीलिए हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि वित्तीय सलाहकार क्यों होना चाहिए। अभी ये एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी निवेशकों को बहुत बार आंसर करना और आंसर मिलना बहुत टफ हो जाता है। अभी देखिए क्या होता है कि फंड मैनेजर की एक फिलॉसफी होती है और साथ साथ में एक एसेट मैनेजमेंट, जो कंपनी में वो काम करता है, जो कंपनी में वो फंड मैनेजर है, उसकी भी एक थॉट प्रोसेस होती है और फिलॉसफी होती है। दोनों का संतुलन वो पर्टिकुलर डिसाइड करता है फंड हाउस और फिर वो पैसा इन्वेस्ट करता है। अभी मान के चलो वो पर्टिकुलर फंड मैनेजर अपनी एक थॉट प्रोसेस लगाता है, साथ में फंड हाउस की एक थॉट प्रोसेस आती है। अभी चलो मान के चलो फंड मैनेजर चला जाता है, बट फंड हाउस की तो एक स्ट्रेटेजी तो वहाँ पे है इंटैक्ट। वो बोलेगा कि नहीं, हमारी फंड हाउस की स्ट्रेटेजी ये है, वो अगर चला गया उसको जाने दो, दूसरा आ जाएगा, बट फंड हाउस की स्ट्रेटेजी तो इंटैक्ट रहेगी। तो मुझे लगता है डेफिनेटली देखते रहना चाहिए, सोचना भी चाहिए कि कोई फंड मैनेजर अगर चला गया तो क्या हो सकता है, बट सामने ये भी सोचना चाहिए कि फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी हावी है फंड्स के ऊपर, कि फंड हाउस की स्ट्रेटेजी फंड्स के ऊपर हावी है। चलिए, तो जाते जाते एक सवाल, वैसे गोल्ड ETF और गोल्ड फंड को लेके कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि चलो मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन किस में करूँ, ETF में करूँ या फंड ऑफ फंड में करूँ? सर, इससे निवेशकों को सर एक बार क्लियरली बता दीजिए किन निवेशकों के लिए गोल्ड ETF सही है और किन के लिए गोल्ड फंड? अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आपको डेफिनेटली ETF जाना चाहिए, पर आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया हुआ है जो डीमैट के थ्रू नहीं किया हुआ है, राइट, और फिर आप सोच रहे हो कि मेरे पास डीमैट अकाउंट है पर मैंने फंड्स जो मेरे रखे हुए हैं बाकी वो डीमैट के थ्रू नहीं है, तो यहाँ पे संतुलन बिगड़ जाएगा, राइट। क्योंकि आपको अगर ETF को ट्रैक करना है तो आपको एक अलग ऐप ओपन करके देखना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है, और मेरे एक्टिव फंड्स या जो भी पैसिव स्ट्रेटेजी, जो भी मैंने जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाया है विदाउट डीमैट बनाया है, तो उसके लिए मुझे अलग करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, राइट, और आपने म्यूचुअल फंड्स विदाउट डीमैट लिए है, तो पहले तो आप वो म्यूचुअल फंड्स को डीमैट करवा लीजिए और फिर आप ETF भी डीमैट से करिए, तो एक ही जगह पे पोर्टफोलियो आ जाएगा। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है ही नहीं तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए, जहाँ पे आपको नॉर्मल फंड्स भी आप निवेश कर सकते हैं, और गोल्ड और सिल्वर में एक्सपोजर लेना है वो भी विदाउट डीमैट आप एक्सपोजर ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये जो है इस पूरी बात का सार निकल कर आता है। ETF पर हम चर्चा कर रहे थे, गोल्ड के भाव कहाँ जाएंगे ये बताने के लिए हमारे साथ अंकित सर जुड़े थे, और विरल सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि जो हमारे रोजाना के व्यूअर्स हैं जो फंड्स में ETFs में रुझान रखते हैं, निवेश करते हैं, उनकी फिलहाल स्ट्रैटेजी गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या होनी चाहिए। थैंक यू सो मच विरल सर, आज के शो में आप जुड़े और समय निकालकर आप स्टूडियो आए, ये हम सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस एंगेजिंग चर्चा में जो है पार्ट लेने के लिए। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया दिव्या, शुक्रिया अभिषेक।